पांचवें स्तर के काव्य और कवि जो हैं वो उसके बाद की रचना है, जो इन सबको उपजीव्य बनाते हुए जिन्होंने आगे काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया, तो वह काव्य और कवि जो उसके बाद के हैं उनको हम ले सकते हैं। और आज के जो कवि हैं, जैसे हमारे राजेंद्र मिश्र जी हैं, आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी हैं, या राधा वल्लभ जी हैं, या और बहुत सारे कवि अभी आज के समय में जो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में काव्य की रचना कर रहे हैं, उसमें बहुत में उनकी उपजीव्यता है, क्योंकि काव्य की उपजीव्यता तो हमारे स्रोत ग्रंथ से ही, लेकिन कुछ ऐसे काव्य हैं जो आज की जो वास्तविकता है या आज की एक तरह से भौतिकवादिता को आधार बना करके भी काव्य की रचना कर रहे हैं। तो आप इस दृष्टि से जब देखें तो आपको एक पूरे कवि और काव्य की परंपरा दिखेगी, और इस आधार पर जब हम आकलन करते हैं तो हमें भारतीय काव्य परंपरा या साहित्य का हमें वास्तविक ज्ञान होता है। तो अब इससे स्पष्ट है कि काव्य जो है वह उसकी एक विधा जो है वह जो है वो जो काव्य की रसानुभूति है, या जहाँ हम अलंकार की बात करते हैं, या जहाँ हम गुण दोष की बात करते हैं, यहाँ जो और सारी चीजें आप सब जानते हैं, या उसमें गद्य काव्य हो या पद्य काव्य हो या नाट्य इत्यादि सारी चीजें हो, तो वो हम जानते हैं। लेकिन मैं जिस चीज को लेकर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष, वो है एक पुस्तक, एक काव्य ऐसा ही जिसका नाम ईश दर्शनम है। और जैसा कि मैंने कहा, ये 2011 में इसका प्रकाशन हुआ है, और इसमें लगभग 226 श्लोक हैं, और इस रूप में जो प्रस्तुत है, यहाँ भी उसी वेद, उसी उपनिषद, इन सारी चीजों की उपजीव्यता को ध्यान में रख करके यहाँ सारी बातें प्रस्तुत की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि काव्य या साहित्य जो है वो उसके जितने हमारे जो ज्ञान पक्ष हैं, वो रस इत्यादि, अलंकार इत्यादि का एक पक्ष है, वो दर्शन का एक पक्ष है, वो आयुर्वेद का एक पक्ष है। जितना कुछ है हमारी ज्ञान परंपरा, जितनी अष्टादश विद्या है या बाकी सब कुछ है, वह उस साहित्य का रूप है। इसीलिए जीवन के सभी पक्षों, जो हमारा रस अलंकार इत्यादि है, वह भी जीवन का एक अनुभूत पक्ष है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह भी जीवन का अनुभूत पक्ष है। तो और एक दूसरे से इसका संबंध है, अंतर संबंध है। इसीलिए कालिदास में भी हम देखते हैं कि विज्ञान की भी बहुत सारी बातें मिलती हैं। कभी ऐसा इसमें अवसर आएगा तो मैं कुछ कोट भी करूंगा। और हमारे यहाँ क्या है कि शुरू से ही, वेद के समय से ही इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसीलिए हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं तो अन्य ग्रंथ के सिद्धांत उसमें समाहित रहते हैं। एक ग्रंथ को पढ़ के कोई एक विधा का आचार्य नहीं होता संस्कृत में। एक विधा को पढ़ते हुए कई विधाओं का ज्ञान उससे जुड़ जाता है, और इसीलिए विद्वान या कवि जो है वो वही है जो सभी शास्त्रों को ठीक से जानता हो और उनका तत्त प्रयोग उस प्रसंग में वो करता रहा। तो इस दृष्टि से हमें देखें तो थोड़ा और भी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका जो सर्वस्व रूप है हमारे समक्ष आ पाएगा। प्रस्तुत जो ईश दर्शनम जिस काव्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें विशेष रूप से जो वैदिक जो ज्ञान परंपरा है उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और यदि ऐसा होता है तो इसमें मैं कुछ विज्ञान की बात मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि संस्कृत में और जगह तो आप सारी बातें सुनते होंगे, लेकिन कुछ विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत वो किस प्रकार हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हैं, और जिसको आज विज्ञान जगत के लोग कितना आदर पूर्वक देखते हैं या उनसे कितना प्रेरित होते हैं, तो ये भी हमको जानना चाहिए। और संस्कृत में ये सारी चीजें जब हम थोड़ा ले आते हैं तो
हमारे शास्त्र का और भी थोड़ा गांभीर्य आ जाता है। तो ये एक बात है। विज्ञान और ज्ञान की जो बात है उसको हम थोड़ा देखें कि जो ज्ञान और विज्ञान हम कहते किसको है। तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा बीच में गीता को लाना चाहता हूँ कि गीता में अनेक जगह 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में अनेक जगह ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय और कई जगह आप देखेंगे और आपको आश्चर्य लगेगा कि जहां जहां भी ऐसा प्रसंग आया है, ऐसा तो नहीं थे कि व्यास जी जो थे वो ज्ञान को नहीं जानते थे और विज्ञान को नहीं जानते थे। वो उन्होंने एक बड़ा इंटेंशनल जो उसका यूज है, बड़ा एक सुनियोजित उसका प्रयोग उन्होंने किया है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, कि मैं आपको विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूँ और विज्ञान सहित ज्ञान जो है वही सारे अशुभों से आपको दूर करेगा। तो यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जीवन में जो अशुभ है, जो दुख है, ये जो हमारे जीवन की समस्याएं आती है, वो विज्ञान सहित ज्ञान से ही समाप्त होता है। तो इसीलिए अब इस पे जब आप भाष्य देखेंगे आचार्य शंकर का, तो वो इसको डिफाइन करते हैं ये विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। तो वो कहते हैं कि शास्त्राचार्यादि पदार्थानाम अवबोध ज्ञानम, शास्त्र के द्वारा या आचार्य के द्वारा जब हम उसके सैद्धांतिक पक्ष को जानते हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। उनके सैद्धांतिक पक्ष को जब हम जानते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम सिद्धांत का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप भी जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चों को जो शास्त्र की बात है वो उसके समक्ष लाते हैं। इसीलिए कहते हैं शास्त्राचार्यादि पदार्थानाम अवबोध, शास्त्र के द्वारा या आचार्य के द्वारा जब हम इन सारी बातों को प्रस्तुत करते हैं या हम जानते हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन तदनुभव विज्ञानम, जो शास्त्र और जो आचार्य के द्वारा जो बातें कही गई है उसको वैसे ही यथावत अनुभव, वैसा ही जब अनुभव हम करने लगते हैं तो विज्ञान है। इसका मतलब है कि अनुभवात्मक पक्ष जो जीवन का है उसको विज्ञान कहते हैं। और कदाचित यही रहा कि जो साइंस जब वो आया वेस्ट से, वेस्टर्न साइंस जो है उसका जब अपने यहाँ, क्योंकि अभी तो अधिकतर वेस्टर्न साइंस की पढ़ाई होती है, कॉलेज हो या स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, तो उसके लिए जब हमने अनुवाद किया तो भी विज्ञान शब्द को लाया। और विज्ञान वैदिक शब्द है, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि बहुत सारे आपको जो वाक्य मिलेंगे उसमें विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। गीता में तो जो है वो बात मैंने आपके सामने रखी है। तो विज्ञान जो है अनुभवात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो एक ये इसका डेफिनेशन है। और इसी को जब आप वेस्टर्न साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स शब्द ही फिजिक्स से बना है। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है और उससे बना है। और उस फिजिक्स शब्द का अर्थ ही होता है प्रकृति के नियमों का अनुभव करना, प्रकृति के नियमों को अनुभवात्मक रूप में जानना जो है उसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का वास्तविक अर्थ यही है। बाद में फिजिक्स जो है आज भी वही है। आज भी फिजिक्स का मतलब ही है कि प्रकृति के नियमों को जानना, लेकिन वो उसका अनुभवात्मक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसीलिए उसको लैब में हो या जिस प्रकार हो, जब वो अनुभव में आ जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। और इस रूप में ही 16वीं शताब्दी से विज्ञान आज तक चला रहा है। तो दो बात हुई कि एक तो जो वेस्टर्न साइंस शुरू हुआ 16वीं शताब्दी से अभी तक, तो वो विज्ञान है क्योंकि अनुभवात्मक है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में भी विज्ञान हम उसी को कहते हैं जो अनुभवात्मक है। और अनुभवात्मक जब है तो बस भारतीय विज्ञान और वेस्टर्न साइंस में इतना सा अभी अंतर है कि वेस्टर्न साइंस जो है वो एटम तक पहुंच
पहुंचा वो अब सब पार्टिकल तक पहुंचा है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि कहते हैं, तो वहां तक उसकी पहुंच हुई है। और वो एक मटेरियल साइंस, केवल मैटर को आधार बना करके, केवल भौतिक तत्व को आधार बना करके वो काम किया है उसने। लेकिन अब धीरे धीरे जो चेतना के पक्ष में भी थोड़ी सी बात आगे बढ़ने लगी है, लाइफ साइंस इत्यादि में ये बातें अब आने लगी है। लेकिन भारतीय विज्ञान जो है वो चूंकि हजारों हजार वर्ष का वो विकास है। अब देखते हैं, मैंने पहला जो मंत्र बोला, इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथकृत्य, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्र में ऋषि स्वयं कहते हैं कि मुझसे पहले जो हमारे पूर्वज ऋषि थे, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप पहला ही सूक्त जो है वो भी आपने पढ़ाई है कि पूर्वे भी ऋषि भी नूतन, जो अग्नि सूक्त है। तो पहले के ऋषियों के द्वारा जो बातें कही गई है, उसी को हम, उसी मार्ग पे चलते हुए हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऋग्वेद जिस समय उद्भूत हुआ, उससे पहले भी ऋषियों की अनादि परंपरा है। इसीलिए अब कितना प्राचीन है ये सभी हम जानते हैं। तो इस प्रकार ये उस समय से जो ऋषियों के द्वारा परीक्षण, अनुभव, अनुसंधान, ये सब करते करते जो हमारे समक्ष सारी बातें प्रस्तुत की गई, तो वो जो है उस इसी के कारण वो अत्यंत जो सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान है, यानी जो भौतिक जगत है, स्थूल जगत है, उसके बाद जो सूक्ष्म जगत है, परमाणु का जगत है, उसके बाद जो तान्मात्रिक जगत है, जो तन्मात्रा के बारे में आपने सुना है, उसके बाद तन्मात्रा जो है वो शक्ति की अभिव्यक्ति है, वो आपने देखा। उसके बाद शक्ति जो है वो एक है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक शक्ति है। और वह शक्ति जो है वो चैतन्य रूप है। वह शक्ति जो है, जब वो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है। तो ब्रह्म की शक्ति क्या मतलब है कि शक्ति का वह मूल रूप चैतन्य रूप है, चेतन रूप है। लेकिन ये जो चेतन है, जिसको कॉन्शियसनेस हम कहते हैं, तो हमारी पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में चेतन तत्व को मूल कारण मानते हैं। चेतन तत्व मूल कारण है हमारा। तो वहां से लेकर और स्थूल तक इन सारे लेयर्स का अनुभव, ये हमारे यहाँ विज्ञान। हमारे यहाँ विज्ञान का मतलब केवल मटेरियल साइंस नहीं है। हमारे यहाँ विज्ञान का मतलब है कि अनोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी अणुतर है, महान से भी महत्तर है। अब ये स्थूल से फिर सूक्ष्म का अनुभव, जो आप योग सूत्र में भी आप यदि पढ़े होंगे या पढ़ाते होंगे, तो योग सूत्र में भी जो है कि जो संप्रज्ञात समाधि में जो है सवितर्क समाधि है, तो स्थूल का अनुभव है। सविचार समाधि है तो सूक्ष्म का अनुभव है। सानंद समाधि है तो इंद्रिय अहंकार इत्यादि का अनुभव है। और शास्मिता समाधि है तो वह प्रकृति और पुरुष का जहाँ संयोग होता है, वह बिंदु जो है उसका अनुभव है। और उसके बाद चेतना का, उसके बाद चेतना का अनुभव है। तो इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर जो अनुभव है, यह संपूर्ण विज्ञान है। और इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यस् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, कि तुम विज्ञान सहित ज्ञान को समझो। यानी जो तुम शास्त्र या ऋषि के द्वारा प्रदत्त है, या जो बड़े बड़े जो योगी मनीषी हैं उनके द्वारा जो प्रदत्त है, उस प्रदत्त जो शास्त्र है उसको पहले समझो और उसको यथावत अनुभव करो एट ऑल लेयर्स। तो ये जो विज्ञान है, जब ऐसा होता है तभी जीवन से अशुभ समाप्त हो सकता है। नहीं तो फिर जो स्थूल केवल ज्ञान रहेगा तो भी वो सारी चीजें संभव नहीं है। आप कहीं न कहीं दुखी रहेंगे, कहीं न कहीं सारी चीज रहेगी। यहाँ भी इस ग्रंथ में भी, जिस ग्रंथ को ईश दर्शनम आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें भी है कि जो कारण कार्य का सिद्धांत जो है, उसका अनुभवात्मक ज्ञान ही विज्ञान है। यहाँ यह कहते हैं कि कारण कार्य, 106वां जो श्लोक है इनका, कि कारण कार्य भावे न संबंधम अत्र ही सर्वम। ठीक है, कि कारण कार्य में ही सारा जगत, कारण कार्य में सारा जगत है। और संबंध ज्ञानम विज्ञानम,
ऐसे कारण कार्य के संबंध को विज्ञान कहते हैं। ऐसे कारण कार्य के संबंध को विज्ञान कहते हैं। और प्रयोगेन चमत्कार, जब ऐसे कारण कार्य सिद्धांत को हम अनुभव रूप में जानते हैं, उसके नियमों को जान लेते हैं, उसके बाद उसका प्रयोग ही तो चमत्कार है और कुछ नहीं होता। चमत्कार किसको कहते हैं? जब हम प्रकृति के किसी ऐसे नियमों को सामने ले आते हैं। आज जैसे आप कहाँ कहाँ अपने घर में बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, और आपस में बात हो रही है, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार क्या है? तो कारण कार्य के सिद्धांत का आनुभविक प्रयोग है और कुछ नहीं। जो प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों को जाना वैज्ञानिकों ने, और उसका जो प्रायोगिक पक्ष है वही हमारे सामने है कि आप कहीं भी बैठे हो, हम बात कर सकते हैं। तो ये विज्ञान है, और विज्ञान के आधार पर उसका प्रायोगिक पक्ष है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको डिफाइन किया है। इसमें 106 और 107वां श्लोक है ये, कि कारण कार्य सिद्धांत का आनुभविक ज्ञान, विज्ञान जो है वही विज्ञान कहलाता है, और उसी का प्रयोग चमत्कार कहलाता है। तो एक इन्होंने भी अपना डेफिनेशन उसका दिया है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे देखें कि हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, हमारी जो पूरी प्रक्रिया है भारतीय ज्ञान की, वो इस पे थोड़ी सी दृष्टिपात करते हैं कि देखें विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है, आज हमने जहां तक हम विज्ञान के मार्ग तक हम आगे बढ़े हैं, तो उसमें उन्होंने भौतिक जगत से शुरू किया। भौतिक जगत से, क्योंकि गैलीलियो न्यूटन के सामने जो मेथड्स थे, जो टेक्निक थे, उसमें केवल मैटर का ही एनालिसिस हो सकता था। भौतिक जो विषय थे उसी का प्रयोग हो सकता था। उन्होंने एक मापदंड बनाया कि विज्ञान हम उसको कहते हैं जहां हम पहले एक्सपेरिमेंट कर सकें, और फिर उसका क्वांटिफिकेशन और मेजरमेंट। क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि उसको हम काउंटिंग में ला सकें और उसका माप हो सके आनुभविक रूप से, उसको विज्ञान कहेंगे। और उन्होंने एक मेथड अपना लिया, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म कहते हैं उसको, कि किसी चीज को आप रिड्यूस करते जाओ, उसको ब्रेक करते जाओ, और ब्रेक करते करते आप जब उसके फंडामेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जब उसके मौलिक रूप में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जब एनालिसिस होगा, तो उस एनालिसिस के बाद उस वस्तु का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे हमने किसी चीज को ब्रेक करना शुरू किया तो परमाणु तक पहुंच गए। एक कप है, एक कप में इतने परमाणु हैं, इस प्रकार के परमाणु, और उन सारे परमाणु का एनालिसिस कर लिया तो हमें पता चल गया कि कप का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार इसको रिडक्शनिज्म कहते हैं वहां। तो इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने उसके अनुसार सारे यंत्र बनाए और उसका उन्होंने कर लिया। तो उसी कप में, जो कप हमारे ठोस रूप में हमारे समझ में विद्यमान है, उसी कप के अंदर वो प्रवेश करके उसी कप के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए उसमें कितने परमाणु हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कैसे मॉलिक्यूल बना है, इन सारी चीजों का ज्ञान जब हो गया तो वो विज्ञान हो गया। लेकिन ये तो न्यूटोनियन साइंस शुरू हुआ, जो आप गैलीलियो न्यूटन की बात करते हैं। लेकिन 1905 के आसपास जब आइंस्टाइन वगैरह हुए, या 1898 में जो जे थॉमसन है, उसने क्या किया, परमाणु को भी ब्रेक कर दिया। 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने परमाणु को ब्रेक कर दिया। तो परमाणु को ब्रेक कर दिया तो देखा कि परमाणु के अंतर्गत तो एक असंख्य अनंत संसार। पहले जो न्यूटन गैलीलियो जो थे, वो परमाणु को अंतिम सत्ता मानते थे, लेकिन जब परमाणु को ब्रेक कर दिया तो लगा कि परमाणु के अंतर्गत तो एक अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना संसार है। तो वो संसार क्या है? तो वो एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आज के समय में लगभग 200 ऐसे सब पार्टिकल हैं जो उसके अंदर विद्यमान और अनंत है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप न्यूट्रॉन के चारों तरफ लाइट की स्पीड से घूम रहा है। मैं इसलिए ये बैकग्राउंड देना चाहता हूँ क्योंकि मैं शास्त्र को इससे आपको लाना चाहता हूँ कि कैसे ये हमारे शास्त्रकार ने किस प्रकार इस चीज को रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी कप के अंतर्गत परमाणु है,
और इसी परमाणु के अंतर्गत वो सारे सब पार्टिकल, और इसी परमाणु कप के अंदर जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। ये केवल कप नहीं है, ये हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर भी मैटर से बना, हमारे शरीर भी परमाणु से बना, हमारे शरीर के अंदर भी परमाणु जो है उसमें वही एक एक परमाणु के अंदर ये पूरा संसार है। और फिर इन सारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब पार्टिकल जो है उसका जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो शक्ति की अभिव्यक्ति है, ये तो शक्ति ही जो है वही इलेक्ट्रॉन के रूप में है, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन जितने पॉजिट्रॉन जितने हैं वो शक्ति की अभिव्यक्ति है। और वो शक्ति क्या है, तो एक है। ये जो आप जो यूनिफाइड फील्ड थियरी आप आइंस्टाइन का सुनते हैं कि यूनिफिकेशन का क्या मतलब है, जितनी शक्ति है उसका मूल एक शक्ति, वही एक शक्ति जो है वो अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है और वही ये सारे सब पार्टिकल का रूप ले लेती है। वही जो है वो फिर परमाणु बन जाती है, वही जो है फिर परमाणु से मिलते मिलते मॉलिक्यूल इत्यादि बनते बनते कप बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये विज्ञान की जो विधि है, ये विज्ञान की विधि है कि जो वस्तु आपके समक्ष है, वो अपना शरीर हो या दूसरी कोई वस्तु हो, उसी वस्तु के अंदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप उसी के अंदर अनुसंधान करना शुरू करें, उसी के अंदर अनुसंधान करते करते आप अंत में उसी मूल विषय पे पहुंच जाते हैं जहां से इसकी अभिव्यक्ति हुई है, जो इसका मूल कारण है। ये जो प्रक्रिया है जानने की, इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसपे आज संपूर्ण विज्ञान चलता है। एक बात और मैं बताता हूँ, फिर मैं शास्त्र पे आता हूँ कि न्यूटोनियन साइंस और जो बाद में जो आइंस्टाइन के बाद जो उसको मॉडर्न साइंस कहते हैं, दोनों में अंतर है। न्यूटोनियन साइंस को क्लासिकल साइंस भी कहते हैं और इसको आइंस्टीनियन साइंस या जो है उसको आधुनिक विज्ञान। मूल बात इसमें जो कई अंतर है, लेकिन एक अंतर ये है कि आप जब न्यूटन का नियम पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, यदि आपको ध्यान हो, तो न्यूटन का पहला नियम है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। जब बाह्य बल लगता है तभी वह गतिशील होता है। इसका मतलब परमाणु मूल कारण है, और परमाणु की में गति जब तक नहीं होगी तो फिर दो परमाणुओं में संयोग नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। या अपने यहाँ न्याय की परिभाषा में देखें तो ध्रुवक नहीं बनेगा। जब उसमें गति नहीं होगी तो ध्रुवक नहीं बनेगा। तो ये गति आवश्यक है, और वो कहते हैं ये बाहरी गति जब बाहरी बल जब लगता है तभी उसमें रिलेशन बनेगा। और वो बाहरी गति क्या है, उसको कौन उत्पन्न करेगा, तो उसमें आ जाता है फिर पूरा सेमेटिक गॉड का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो सेमेटिक गॉड है, यानी सेमेटिक हम उसको कहते हैं जो जिसमें यहूदी, जिसमें क्रिश्चियन और जिसमें मुस्लिम है, तीनों को मिला के सेमेटिक व्यू कहते हैं। तो वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर जो है वो सृष्टि से बाहर है, ईश्वर सृष्टि से बाहर है, और वो इसीलिए घड़ी और घड़ी बनाने वाला, वॉच एंड वॉच मेकर, ये उदाहरण देते हैं हमेशा कि वॉच सृष्टि है और वॉच मेकर जो है वो सृष्टि से बाहर है। तो इसी तरह जो ये संसार है वो बाहर है और उससे बाहर गॉड है। जैसे घड़ी बना करके घड़ी बनाने वाला कहीं भी घूम रहा है, घड़ी नियम से चल रही है, वैसे ही संसार को उन्होंने बना दिया और संसार से बाहर वो गॉड है या जो भी आप कहें, और उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है संसार। इस आधार पे उनका पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। इसका मतलब ईश्वर ने जो गति के नियम, जो न्यूटन के 3 नियम जो कहते थे ना, प्रकृति के नियम को हमने जान लिया, वो प्रकृति के नियम जो थे वो ईश्वरीय नियम थे, जो सृष्टि रूपी घड़ी में डाल दिया और उसके आधार पे सृष्टि चल रही है, उसके आधार पे जैसे घड़ी चलती है। तो ये उनका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ईश्वर जो है वो अलग है, जगत अलग है, जैसे घड़ी बनाने वाला अलग है, घड़ी अलग। लेकिन क्या हुआ चमत्कार कि आइंस्टाइन के बाद जब ये जे थॉमसन ने जो 1898 में जो एटम ब्रेक किया,
उसके बाद देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसको तो किसी बाहरी बल की जरूरत ही नहीं हो रही है, वो तो स्वयं ही चारों तरफ घूम रहा है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसका मतलब एक परमाणु के अंतर्गत जितनी गतिविधियां हो रही है वो ऑटोमेटिक है, उसको किसी बाहरी बल की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये अंदर से ही सब हो रहा है, कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको इन्होंने जो न्यूटोनियन साइंस में जो उस फोर्स को मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, इसलिए देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, सारे मैकेनिक्स की पढ़ाई होती है। लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट आया उसके बाद लगा कि नहीं, बाहरी बल की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आइंस्टाइन ने रेफ्यूट कर दिया न्यूटन के मत को। और उसके बाद अंदर से सारी बात, जो भी फोर्स है इट इज वर्किंग फ्रॉम विद इन, इट इज वर्किंग इंटरनली नॉट एक्सटर्नली। ये जो अंदर से सारी गति होना और अंदर से ही एक नियम के तहत सबका चलना और अंदर से ही सारी चीजों का संचालन होना, इसको मॉडर्न साइंस में कहते हैं डायनामिक फोर्स। डायनामिक फोर्स का मतलब वो फोर्स जो इट इज रिजाइडिंग देयर इटसेल्फ, इट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम विद इन नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अंदर से ही सब कुछ नियमित हो रहा है। तो ये जो चीज है इसमें बस समझ लीजिए कि जैसे ये मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट आया, बस आपका शास्त्र प्रवेश कर गया, आपका शास्त्र जो है उसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में वो बातें आने लगी। आज जो शास्त्र के बहुत सारे पक्ष जो हैं वो बड़े बड़े वैज्ञानिक इसको पढ़ते रहते हैं, और आप देखेंगे कि उनके सिद्धांतों में, उनके वाक्यों में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके शास्त्र को वो कोट कर रहे हैं, आपके शास्त्र का आभार प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इन बिंदुओं को लाया कि ये इतना हमारा गंभीर शास्त्र है, जो ये है कि संस्कृत जिसको कोई विषय नहीं पढ़ता है वो संस्कृत पढ़ लेता है। ये जो है वो संस्कृत को बता दिया कि सब जो है ये कर्मकांडों की भाषा है, ये है कर्मकांड का भी वैज्ञानिक पक्ष गायब हो गया, और सारी चीजें जो है वो चीज ला दी गई जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है उस शास्त्र से। तो इसीलिए हमें इसमें तो प्रवेश करना ही पड़ेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। तो अब देखिए ये जो सपाटी की बात मैंने लाई कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इसको लेकर के हमारा जो शास्त्र का पक्ष है इस टेक्स्ट में भी आया है, और जो पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो शास्त्र है वो कह रहा है कि एको हम बहुश्याम प्रजाएय। ये जो वैदिक ज्ञान है कि एक ही अनेक रूप में प्रस्तुत हुआ, एक ही अनेक रूप में प्रस्तुत हुआ, और एक अनेक रूप में प्रस्तुत होते हुए उसमें विद्यमान है, और उसको अंदर से ही नियमित करता है, उसको अंदर से ही नियमित करता है। गीता में भी आप देखेंगे कि हम कैसे ईश्वर को मानते हैं, हम कैसे ब्रह्म को मानते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ब्रह्म जो है वो कण कण में विद्यमान है। हम कभी ऐसा नहीं मानते कि संसार से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। और यही बात मैत्रेयी और जो याज्ञवल्क्य का संवाद है, अब तीसरे अध्याय में देखेंगे बृहदारण्यक में, और कई जगह देखेंगे कि वहां पे अंतर्यामी का कॉन्सेप्ट है। अंतर्यामी क्या है? ईश्वर अंतर्यामी है। ईश्वर कहते किसको है? ईश्वर उसको कहते हैं जो ईशनी शक्ति से युक्त हो, जो कण कण में विद्यमान रहते हुए उसको अंदर से ही नियंत्रित कर रहा हो, उसको ईश्वर कहते हैं। जो ईशावास्यमिदं सर्वम, आप जो ईशावास्योपनिषद में भी आप पढ़ते हैं, इस बात को याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं कि वह अंतर्यामी है। क्यों अंतर्यामी है? क्योंकि कण कण में व्याप्त रहते हुए वह उसको अंदर से ही नियमित करता है, और अंदर से नियमित करते हुए व्याप्त रहते हुए भी सबसे परे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आधुनिक वैज्ञानिकों ने पिकअप कर लिया। आज आप मॉडर्न साइंस में देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इसको कोट करते हैं याज्ञवल्क्य के इस वो जो प्रसंग है, और वो ये मानते हैं कि जो वेद और उपनिषद का ज्ञान जो है वो इतना गंभीर ज्ञान है कि वो ज्ञान हमें पहले और मिल जाता, पहले तो हम और ज्यादा आगे बढ़े,
और आज वो आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान जो भारत में है वो गंभीर ज्ञान हम आज जान पा रहे हैं। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड तो आप बहुत लोग जानते भी हैं कि दारा सिकोह ने 50 उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवाया था पर्शियन। 50 ये 1642 ईस्वी से 1659 ईस्वी तक हुआ था और 50 उपनिषदों का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया। लेकिन 1659 में उनका निधन हो गया, निधन की हत्या हो गई। और हत्या होने में एक कारण ये भी था कि उनको वो औरंगजेब को ये लगने लगा कि जो ये जो उपनिषद या वैदिक ज्ञान से जुड़ रहा है तो ये आगे के लिए ठीक नहीं। तो ये भी एक कारण रहा हत्या का। तो 1659 ईस्वी में उनकी हत्या हो गई। वो ग्रंथ तो पूर्ण हो गया, उसका नाम आज के समय में सिर्रे अकबर है, बहुत लोगों के पास होगा। लेकिन ये जो मैन्युस्क्रिप्ट रह गया उसको 1760-64 के बीच में जो फ्रांस के जो डुपेरों थे वो भारत की यात्रा पे थे, तो उन्होंने अवध के नवाब के यहाँ से वो मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त कर लिया और मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त करके उस पर वो काम करने लगे और उसका लैटिन फ्रेंच दोनों ट्रांसलेशन किया। लेकिन फ्रेंच तो आज नहीं मिलता। लैटिन ट्रांसलेशन उसका 1801-2 ईस्वी में वहां प्रकाशित हो गया और प्रकाशित हो गया तो उसको फिर 1818 ईस्वी में वो हाथ लग गया शोपेनहावर। जो शोपेनहावर जर्मन विद्वान है, आप सभी जानते होंगे उनका नाम। तो जर्मन उनके हाथ में लगा। उसके बाद वो जैसे ही पढ़ा वो चमत्कृत हो गए कि ये क्या कैसा ग्रंथ है। और फिर उनको यूरोपीय शब्दावली में उन्होंने पूरे यूरोप में फैला दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि जितने मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन हो, इरविन श्रोडिंगर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, ये सारे के सारे जो शोपेनहावर को आदर्श मानते। तो शोपेनहावर में जो ये वेद का ज्ञान गया है, उपनिषद का ज्ञान गया है, वो सारा ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों तक फैल गया। और जब एक्सपेरिमेंट में उनको इन चीजों का लाभ मिलने लगा तो उन्होंने इसका अध्ययन, गंभीर अध्ययन करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने प्रयोग में बहुत जगह इसका उपयोग किया। और आपको मैं सिर्फ आइंस्टाइन में तो बहुत जगह है ही, लेकिन एक मैं सिर्फ रेफरेंस देना चाहता हूँ कि इरविन श्रोडिंगर जो है वो क्वांटम फिजिसिस्ट थे और वो नोबेल लॉरिएट थे और वो वेदांती साइंटिस्ट माने जाते हैं। उनका एक तरह से बेसिक व्यू ऑफ वेदांत उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो उन्होंने अपने एक पुस्तक व्हाट इज लाइफ, जब लाइफ को डिफाइन कर रहे थे वैज्ञानिक विज्ञान की वेस्टर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने वहां पे व्हाट इज लाइफ उनकी बहुत फेमस बुक है। उसके बाद ही लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट शुरू हुआ है पूरे सब जगह यूनिवर्सिटीज में। तो वहां पे उन्होंने लिखा है लास्ट चैप्टर में कि वो ऑस्ट्रिया के थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। वो लिखते हैं कि आफ्टर टीचिंग फिजिक्स आई यूज्ड टू स्पेंड माय टाइम विद द स्टडी ऑफ उपनिषद्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शोपेनहावर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट देयर यूनिफिकेशन थियरी। तो ये एक 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 क्वांटम फिजिसिस्ट का ये स्टेटमेंट है कि फिजिक्स पढ़ाने के बाद जितना समय मुझे मिलता है मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, जो शोपेनहावर ने जिसको इंट्रोड्यूस कराया। और पहली बार हमें उसमें यूनिफिकेशन थियरी समझ में आया, पहली बार मिला। अब जिस यूनिफिकेशन थियरी की बात अभी मैंने संकेत आपको इसलिए किया कि जब एटम ब्रेक हुआ उसके बाद जो है वो बात वैज्ञानिकों के समक्ष आ गई कि ये सारे सब पार्टिकल शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो शक्ति एक है और वो शक्ति जब एक है तो वो चीजें सीधे वो इरविन श्रोडिंगर से जुड़ जाती है कि पहली बार शक्ति एक ही है। क्योंकि वेस्टर्न में ट्रेडिशन में तो ये बात थी ही नहीं कि शक्ति एक है, कहीं भी नहीं थी। तो ये बात पहली बार जब उन्होंने उपनिषद में पढ़ी तो वो बातें साइंस में आ गई और बाद में उनके बहुत सारे राइटिंग्स हैं। तो एक बात है जो हम यहाँ भी इस पुस्तक में कई जगह इन्होंने ये श्लोक में लिखा है कि शक्ति एक है और एक शक्ति की अभिव्यक्ति ही अनेक रूपों में है। तो एक से अनेक हुआ। ये जो सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल है मॉडर्न साइंस में, ये सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल जो है वो अपने शास्त्र से प्रभावित है, निश्चित रूप से प्रभावित है। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। दूसरा जो मैंने अंतर्यामी का कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखा
कि अंतर्यामी का मतलब बाह्य बल से कोई चीज नहीं चलती। हमारे यहाँ तो सृष्टि का ये है ना कि तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायु रग्निरापः अद्य पृथ्वी, और फिर आगे सारी रचना। तो उस चेतन तत्व का फ्रॉम विद इन, अंदर से ही एवोल्यूशन शुरू हुआ, अंदर से ही सृष्टि शुरू हुई, और वो सृष्टि होते होते सूक्ष्म से स्थूल रूप में आते आते हमारे समक्ष है। और जो उपनिषद का एक वाक्य है कि तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, कि जो सृष्टि हुई उस सृष्टि में अंदर वो उपस्थित है और अंदर में रहते हुए ही उसको नियमित कर रहा है, जिसके कारण हम उस ईश्वरीय शक्ति को अंतर्यामी कहते हैं। तो ये अंतर्यामी जो है, ये एटम को ब्रेक करने के बाद ये सारा रहस्य जो है खुल गया, और आज इस सिद्धांत को विज्ञान में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि जो ये जब चेतन मूल कारण है, ये जितनी बात है मैं ये सारी चीजें इस पुस्तक में रखी हुई है, दी हुई है श्लोक के रूप में। तो अब ये है कि जब मूल कारण चेतन है, तो चेतन है तो फिर अचेतन क्या है? अचेतन जो हम कहते हैं, हमारे सामने जो जड़ जगत है, हम देखते हैं कि वो जड़ात्मक है, या जिसको हम मैटर कहते हैं, वो क्या चीज? तो इसमें आप, हमारे यहाँ तो है ही कि जब चेतन ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है तो कोई चीज अचेतन हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम प्रकृति के सारे तत्वों की पूजा करते हैं। पूजा का मूल आधार यही है कि वो कण कण में विद्यमान है, और जब कण कण में विद्यमान है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी वो विद्यमान है। और फिर जो नदी हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, जीव जंतु जो भी हो, उसके अंदर में भी वह विद्यमान है। तो जब अंदर में विद्यमान है तो वो हमारे लिए उसकी डिविनिटी शुरू हो जाती है, कि हमारे लिए वो जब जैसे ही वो भाव आता है कि प्रत्येक वस्तु हमारे लिए डिवाइन हो जाता है। ये डिविनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये वही है। तो जब हम इंद्रिय की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि ये कब काम नहीं कर रहा, तो ये जड़ तत्व है, टेबल जड़ तत्व है, जो कुर्सी जड़ तत्व है, नदी पर्वत जैसे लगता है, ये जड़ तत्व है। ये इसका मूल कारण है कि हमारी इंद्रियां उसके उस चेतनता को नहीं अनुभव कर पा रही। हमारी इंद्रियों का जो लिमिटेशन है, जो सामर्थ्य है, इसके कारण उसको उसके अंदर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसका वो अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसमें चेतना शक्ति नहीं है, हमें ज्यादा अभिव्यक्त है चेतना शक्ति। पशु में हमसे थोड़ी कम है, वृक्ष में जो है और भी थोड़ी कम है, और नदी पर्वत जो है उसमें और भी कम का मतलब है कि हमारी इंद्रियां उसको नहीं समझ पा रही, उसके कम थोड़े से एस्पेक्ट को समझ पा रही। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर एक वस्तु में परमाणु है, हर एक वस्तु में तन्मात्रा है, यानी सब पार्टिकल है, हर एक वस्तु में शक्ति है, और वो शक्ति चेतन रूप है। तो इसका जो एक प्रायोगिक पक्ष है वो जगदीश चंद्र बोस का भी हमें उदाहरण ध्यान में लाना चाहिए कि जगदीश चंद्र बोस जो थे उनको यही समस्या थी। जगदीश चंद्र बोस तो उनके घर में तो सारे वेद उपनिषद के ज्ञानी लोग थे, उनके माता पिता जी से, इसीलिए उन्होंने परिवार से, उन्होंने घर से या पढ़ के भी पूरे वैदिक ज्ञान को उन्होंने ठीक से समझा था। इसीलिए उनकी राइटिंग्स जो है उसमें आप देखेंगे कहीं पुरुष, कहीं प्रकृति, कहीं ये, कहीं सारे जो अपनी शब्दावली है उसका प्रयोग करते हैं जगदीश चंद्र बोस। आपको ये भी जानना चाहिए कि जगदीश चंद्र बोस ने अपने नाम के सामने कभी भी प्रोफेसर नहीं लगाया, हमेशा आचार्य लिखते थे, हमेशा, क्योंकि हमारी परंपरा तो आचार्य की परंपरा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये तो बिब्लिकल टर्म कि बाइबल में जो पढ़ता है या जो बाइबल को पढ़ाता है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। उस पे जो थोड़ा सा और डीपर हो जाता है, थोड़ा रिसर्च करता है तो एसोसिएट हो जाता है, और बाइबल को जो प्रोफेस करे उसको प्रोफेसर कहते हैं। तो ये तो टर्म वहां का है, हमारे टर्म की तो आचार्य परंपरा है, और आचार्य जो है उसी को वैज्ञानिक आचार्य के हैं, ऋषि के हैं, सब वही है। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस कभी भी अपने साथ प्रोफेसर शब्द नहीं लगाए, हमेशा आचार्य जगदीश। प्रफुल्ल चंद्र रे जो थे वो भी कभी प्रोफेसर नहीं लगाए, जबकि वो वैज्ञानिक थे, वो बहुत बड़े दोनों वैज्ञानिक थे। तो ये जो
विषय हमारे समक्ष है ना, वो विषय आचार्य जगदीश चंद्र बोस के सामने भी था। और जो यूरोपियन माइंड है ना, जो जो पूरा न्यूटन का जो साइंस है, गैलीलियो का साइंस जो है, वो पूरा का पूरा रेने डेकार्ट के सिद्धांत पर आधारित है। और रेने डेकार्ट का आपको बताया वॉच मेकर का जो कॉन्सेप्ट उनका है, तो वो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, उनका बड़ा जो एक स्लोगन है, आप सब जानते होंगे, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये जो है, यही स्लोगन जो है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो सोचता है वही चेतन है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो सोचता है वो चेतन है, और केवल मनुष्य सोचता है, मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं सोचता। इसीलिए वो ये मानते हैं कि पशु नहीं सोचता, वृक्ष नहीं सोचता, नदी पर्वत नहीं सोचता, इसीलिए वो अचेतन है। ये उनका सिद्धांत है। और मनुष्य में भी जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा चेतन है, और जो कम सोचता है वो कम चेतन है। जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा सिविलाइज्ड है, जो कम सोचता है वो कम सिविलाइज्ड है। इसीलिए उनके मस्तिष्क में ये बैठा था कि भारतीय लोग कम सोचते हैं, इसीलिए असभ्य, और इसीलिए भारतीय लोगों को सभ्य बनाना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हम सोचते हैं, तो हम सबसे ज्यादा सभ्य। ये जो पूरे 50 से अधिक जो देशों पे जो उपनिवेश बनाने का जो मूल आधार है, ये दर्शन है। हमें सबको ये जानना चाहिए कि लेस थिंकर इज अनसिविलाइज्ड, हाई थिंकर इज सिविलाइज्ड। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ हाई थिंकिंग पीपल टू मेक लेस थिंकिंग पीपल सिविलाइज्ड। और इंडिया को इस दृष्टि से देखते थे। आप जानते हैं, वेद को गरेड़िए का गीत मानते थे। ये सारी चीजें वो कहते थे, सांप की पूजा करते हैं, ये सब असभ्य हैं, ये सब, इनको उठना बैठना खाना पीना किसी चीज का सेंस नहीं है, क्योंकि दे आर लेस थिंकिंग बीइंग। तो ये जो चीज है ना, जो जिस सिद्धांत से उन्होंने दूसरे देशों पे आधिपत्य स्थापित किया और उसको रैशनलाइज किया, तो इन चीजों को लेकर के ये स्पष्ट था कि मनुष्य से अतिरिक्त जितनी चीजें हैं वो अचेतन है, और जब अचेतन है तो वो जड़ है। इसीलिए आज भी जो उनके जो उस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, आज भी पशु पक्षी सबको जड़ मानते हैं। वो आज भी वो नहीं मानते कि जो ये सोचते हैं, पशु सोचते हैं या पौधा सोचते हैं। यही कारण था कि जगदीश चंद्र बोस के सामने ये चुनौती थी कि इसको हम बताएं, भारतीय ज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से प्रस्तुत करें। और इसीलिए 10 मई 1901 को ब्रैडफोर्ड जो इंग्लैंड है, वहां पे उन्होंने वहां के सैकड़ों वैज्ञानिकों के समक्ष उन्होंने इस चीज को एग्जिबिट किया और रिकॉर्ड करके, जो उसमें 3 विषय को लिया, एक मसल, दूसरा मेटल, तीसरा प्लांट। मसल, मेटल, प्लांट। मसल से मतलब मनुष्य जो है वो, प्लांट जानते ही आप, उन्होंने प्लांट में ये बताया कि प्लांट कॉन्शियस होता है, वो भी सोचता है, उसमें भी भाव होता है। जो बॉटनिकल गार्डन बनाया कलकत्ता में, तो वो बनाया, आज देख सकते हो क्रिस्कोग्राफ, जो उन्होंने यंत्र भी बनाया, या पत्ते को टच करेंगे तो उसमें क्या सेंसेशन होता है, क्या भावना आती है। वो एक पत्ते को तोड़ देंगे तो उतना ही कष्ट होता है जितना आपकी उंगली को कोई तोड़ दे। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रस्तुत किया। और प्लांट ही नहीं, वो मेटल में भी ये सीख दिखाया कि मेटल में भी कॉन्शियसनेस है, मेटल भी सोचता है। क्यों सोचता है? ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल में है, जो प्रॉपर्टीज मनुष्य में भी, जैसे मेटल भी थकता है। अब मेटल का आप एयरक्राफ्ट को या 50 घंटे लगातार चला दे तो क्रैश कर जाए, लेकिन आप 15 घंटे चला के फिर रेस्ट दे दें 5 घंटे, तो फिर 15 घंटे चल सकता है। तो हमारे जो मेटल का यूज है, उसमें भी थकावट होती है, उसमें भी वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम में है। तो ये सारी चीजों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर इज नो डिमार्केशन लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कहां तक चेतन है और कहां तक अचेतन है, इसकी रेखा नहीं है कोई। हमारी इंद्रियों का असामर्थ्य है, जिसके कारण हम इंद्रियों के आधार पे रेखा खींच देते हैं, और रेखा खींचने के बाद हम और चीज से और तरह से बिहेव करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे तरह से बिहेव करते हैं। आज आपको निष्कर्ष में बता दूं कि आज पृथ्वी जो है, पृथ्वी को तो हम माता मानते हैं ना। क्यों माता मानते हैं? क्योंकि पृथ्वी को हम चेतन मानते हैं।
जो अथर्ववेद का जो मंत्र है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, और इस रूप में हम दुनिया में ग्रीस के कुछ आदि समय का छोड़ दें 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, तो दुनिया में भारत ऐसा देश है जो पृथ्वी को आज भी माता मानता है और पृथ्वी को चेतन मानता है। आज मैं इस प्रसंग को लाता हूं, पहले जगदीश चंद्र बोस जी के उस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि जगदीश चंद्र बोस जी ने वो लाइन जो दिया ना कि देयर इज नो डिमार्केशन लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, सब में चेतना है, लेकिन हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी के आधार पे उसका हम आकलन करते हैं, इसीलिए जड़ चेतन का फर्क हमें दिखाई देता है। और इन सारी चीज को प्रस्तुत करते हुए अंत में जो उन्होंने निष्कर्ष दिया, वो निष्कर्ष है कि ये जो ज्ञान मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये ज्ञान मेरा नहीं है। वैदिक ऋषियों ने जिस ज्ञान को अनुभव के आधार पे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया हजारों वर्ष पहले, उस ज्ञान को आज सिर्फ मैं एक औपचारिक रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि देयर इज ए सिंगुलर कॉन्शियसनेस, singular conscious reality that manifests itself into plurality, and plurality is conscious, it is not non-conscious। ये कह रहे हैं कि ये जो वेद के ऋषि की का जो उद्घोष है, उन्होंने जो अनुभव के आधार पे जो ज्ञान, जो अनुभव हमारे साथ शास्त्र के द्वारा प्रस्तुत किया है, उसी का प्रायोगिक पक्ष में आपके समक्ष रख रहा हूं। ये उनका स्टेटमेंट है वहां। और इसी क्रम में मैं आपको जो कह रहा था कि आज आपको दूसरा एग्जाम्पल देखें कि पृथ्वी जो है उसको हम माता मानते हैं, और इसके लिए वो लोग, यूरोप के लोग हंसते रहते हैं कि ये तो गंगा को भी, ये तो नदी को भी माता मानते हैं, ये पर्वत को पिता मानते रहते हैं, ये इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, पेड़ की शादी कराते रहते हैं, ये सब वो काम करते हैं जो असभ्य लोग करते हैं। तो अब इसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ, जो आपको ये सब सुन के लगेगा कि हम कितने गौरवान्वित व्यक्ति, हम गौरवशाली व्यक्ति हैं कि हम उस ज्ञान परंपरा के हम प्रतिनिधि हैं, जिस ज्ञान परंपरा को लेके वैज्ञानिक लोग चमत्कृत हैं कि ये कहाँ से ज्ञान यहाँ पे विकसित हुआ। लेकिन हम लोग जो है वो हमको 50% तो हीन भावना रहती है कि संस्कृत क्यों पढ़ लिया, 50% जो है वो समाजहीन बना देता है कि अरे संस्कृति पढ़ लिए क्या। नहीं 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 नहीं, आप यदि देखें तो जितने नोबेल प्राइज मिलते हैं उसमें आपके शास्त्र की बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है जहां नोबेल प्राइज मिलता है। वो मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि ये पृथ्वी को जड़ तत्व ही मानते थे जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, लेकिन 1866 ईस्वी के आसपास इकोलॉजी शब्द डेवलप हुआ। आप समझ लीजिए, इकोलॉजी से पहले मनुष्य और जड़ को अलग अलग मानते थे, सबको अचेतन मानते थे, लेकिन 1866 में अर्नेस्ट हैकल था एक जो जर्मन बायोलॉजिस्ट, उन्होंने पहला रिसर्च किया कि नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे जो है उनमें भी चेतना है और ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसका स्टडी बहुत जरूरी है। उसी ने पहली बार इकोलॉजी शब्द को डेवलप किया। इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अदर देन ह्यूमन, मनुष्य और मनुष्य से इतर जो चीज है उसके बीच का जो संबंध है उसको इकोलॉजी कहते हैं जब हम स्टडी करते हैं। ये जब स्टडी शुरू हुआ तो ये थोड़ा बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे लगभग 1970 के आसपास बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हो गए, और उसमें आर्ने नेस एक नॉर्वे के फिलोसफर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत इस पे काम किया, और वो गीता उपनिषद से बहुत प्रभावित थे। वो आर्ने नेस थे, उनकी हर एक राइटिंग में आपको गीता उपनिषद का कोटेशन मिलेगा, उद्धरण मिलेगा। तो उसके बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ गई, और फिर 1886 ईस्वी के आसपास, ये 1986 ईस्वी के आसपास यूएनओ ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में स्टडी शुरू किया गया कि पृथ्वी का कॉन्सेप्ट क्या है, पृथ्वी का कॉन्सेप्ट क्या है। और आप बाद में देखते हैं रियो डी जेनेरियो में जो 1991 में अर्थ सम्मेलन हुआ, और उसके बाद ये 7-8 साल में जो कमेटी जो रिपोर्ट दी, 1998 आते 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 पृथ्वी पे एक रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने तैयार कर दी कि पृथ्वी जो है वो चेतन तत्व है, पृथ्वी चेतन तत्व है।
और उसके बाद यूएनओ अर्थ चार्टर 2000 बना। आप वेबसाइट पे देखें यूएन अर्थ चार्टर 2000, जैसे ही आप लिखेंगे वो आ जाएगा सारा। तो यूएन अर्थ चार्टर 2000 बना, उसका जो प्रियम्बल है उसके पहले पॉइंट में लिखा है कि अर्थ आवर होम इज अलाइव, अर्थ आवर होम इज अलाइव, you should treat earth as you treat other conscious being। और इस प्लेनेट में आज के समय तक जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ा एक चेतन तत्व है, चेतन सत्ता है। तो अब आप देखें कि जो हम अथर्ववेद से माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वेद के ऋषि के द्वारा प्रतिपादित जो कण कण में वो चेतना विद्यमान है, और उसको हमारे व्यवहार में हमेशा रहा है कि हम पृथ्वी को माता मानते हैं। जो जो सब जगह ये मिलता है, या अक्ष सूक्त वगैरह हम देखेंगे कि पृथ्वी में हल चलाते हैं तो कहते हैं कि माता आपका व्रण हो रहा है, कब का घाव हो रहा है वो जल्दी से वो ठीक हो जाए। ऐसा भाव होता है। हम जो काटते हैं, फसल काटते हैं तो हम क्षमा मांगते हुए काटते हैं कि आपको कष्ट हो रहा होगा इसीलिए हमें क्षमा करें। पेड़ काटते हैं तो वही भाव होता है। ये जो भाव है, क्योंकि हम कण कण में चेतन सत्ता मानकर उसी परम तत्व ईश्वर या ब्रह्म का रूप मानते हैं, तो इसीलिए इस भाव के साथ हम क्षमा मांगते हैं कि हम हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमें प्रकृति माँ से ही सब कुछ लेना है, पृथ्वी से ही सब कुछ लेना है। लेकिन जैसे माँ को थोड़ा लोग कष्ट देता है, लेकिन उसी माँ से मांगते हुए अपनी सारी इच्छाओं की भी पूर्ति करता है, लेकिन माँ को समाप्त नहीं कर देता। वैसे ही प्रकृति से याचना पूर्वक हम आवश्यक चीजों को ग्रहण करते हैं, और उतना ही ग्रहण करते हैं जिससे प्रकृति या पृथ्वी पर कोई विपत्ति भी ना आ जाए। तो ये जो भाव है, इस भाव से भारतीय ओतप्रोत रहा है, और वो जो चीज है वो आज विज्ञान में उसका एक्सपेरिमेंट होते होते आज अर्थ चार्टर 2000 बन गया है, और आज यूएनओ का आदेश है। एक तरह से आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कई बार रूलिंग आ गई है कि पेड़ के चारों तरफ आपको जगह खाली रखनी है। आपको जहां गड्ढा करते हैं तो गड्ढा को भरना जरूरी है, क्योंकि वो जो भाव, जो ऋषि भाव है, वो ऑलमोस्ट विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हो चुका है, बहुत सारी चीजें सिद्ध हो चुका है। तो वो आज लोग चाह रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन इतना हमारा अभी गवर्नमेंट लेवल पे स्वभाव बना हुआ है कि उसको हम अभी भी हम मटेरियल जो अचीवमेंट है उसके आधार पे पॉलिसी बनाते हैं, जिसका हादसा देख ही रहे कि उत्तराखंड जैसे ये चलता रहता है कि जब आप नेचर के साथ जब करते हैं तो नेचर कैसे रिएक्ट करती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बातें जो हैं, ये मुझे बताइएगा कि मैं कब करूं जो कुछ पूछना हो तो। सर अभी 10 मिनट जो है प्रश्नोत्तर काल है। अभी इसको अब रोकें, इसको यहाँ पे। हाँ, आप इसको समाप्ति की ओर ले सकते हैं, और 10 मिनट जो है प्रतिभागियों ने आपसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकें। हाँ, तो मेरे पास अब कितना समय है बता दें एग्जैक्ट। हाँ जी, 10 मिनट है। 10 मिनट है, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसको इस पुस्तक में सर आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट हो गए लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ रही है ना? जी हाँ जी, आ रही है। हाँ, एक मैं बस 10 मिनट हमें टाइम है, एक चीज मैं आपके समक्ष रखता हूँ जो जरूरी है बताना, और वो इस पुस्तक से भी संबद्ध है, और फिर हमारे वैदिक ज्ञान परंपरा से भी संबद्ध है कि जेएनयू में हम, चूंकि यहाँ का थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है शुरू से, तो यहाँ पे जो हम संस्कृत जो सेंटर है, आप लोग कभी आए तो जरूर आए इधर, कि संस्कृत सेंटर जो है उसमें कई बार हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कराते रहते हैं। तो इसमें जो जेएनयू के जो साइंस के जो बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे लाइफ साइंस है, जैसे मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं यहाँ पे। तो उसके साथ हम मिल के काम करते हैं। तो एक संस्कार जो है उसकी भी
भी इस पुस्तक में काफी चर्चा है कि हमारा जो 16 संस्कार है उसका क्या महत्व है, और हजारों हजार वर्षों से हमने 16 संस्कार को हमारे जीवन में है, वो बहुत जगह उसका विधिवत पालन होता है। और ऐसा हम मानते हैं कि संस्कार जो है वो व्यक्तित्व निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अभिमन्यु सबका उदाहरण कई बार वैसे भी है, काव्य जगत से भी है कि संस्कार के कारण उनको माँ के गर्भ में ही बहुत कुछ प्राप्त हो गया था। लेकिन ये जो संस्कार है वो किस प्रकार वैज्ञानिक है और किस प्रकार हमारे जो ऋषि थे वो बिल्कुल उनके पास एक वैज्ञानिक प्रविधि थी, जिस प्रविधि के आधार पर उन्होंने पूरा का पूरा संतानोत्पत्ति विज्ञान विकसित किया था। तो ये जो चीज है इस पे हमने एक काम शुरू करवाया। और हमारे यहाँ जो संस्कृत सेंटर में एक, चूंकि यहाँ JNU में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम में ये क्राइटेरियन है कि जो कोई भी व्यक्ति यदि ग्रेजुएट हो किसी भी विषय से, और यदि वो एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसका MA में एडमिशन संस्कृत में हो सकता है। तो इसके कारण क्या हो जाते हैं, कई बार साइंस के भी बच्चे आ जाते हैं जो BSc है, और वो BSc है लेकिन उसको संस्कृत में भी गति है उसकी, तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसका MA में एडमिशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो BSc करके जो आते हैं तो उनसे फिर हम ऐसे काम करवा लेते हैं। एक काम अभी हमने करवाया है जो आप लोगों की सूचना के लिए लाना जरूरी है, वो है कि बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय में जो पूरी संतानोत्पत्ति विज्ञान है, और उसमें हम उद्घोष कर सकते हैं कि वहां पे जो अच्छे पुत्र और अच्छी पुत्री दोनों की कामना की गई कि विदुषी लड़की प्राप्त हो, विद्वान पुत्र प्राप्त हो, और इसके सारे प्रविधि बताए गए। तो प्रविधि बताए गए तो हमने एक आज जो बायोटेक्नोलॉजी में ना एक, और ये जो लाइफ साइंस वगैरह है, तो पहले आपने सुना होगा कि जेनेटिक्स की पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ भी होती है, सब जगह होती है। तो जेनेटिक्स में क्या है ना कि जीन का कॉन्सेप्ट जब आया तो ये है कि जो पेरेंट से जीन जो है वो संतान में आता है, और जो जीन का आने का मतलब जीन में वो सारी प्रॉपर्टी रहती है जो पेरेंट से एज इट इज संतान में आती है, और उसमें जो भी गुण दोष हो वो आपको, जो गुण है वो भी आपको प्राप्त है, और उसमें जो दोष है तो वो भी आपको प्राप्त है। तो जेनेटिक प्रॉपर्टी जो है, जीन की प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंटल होती है, वो पेरेंट से बच्चों में आती है। तो ये बातें चल रही थी, कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन आज के समय में उसके बाद एक और आ गई है शाखा जिसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स जो है वो ये ब्रांच अब आ गई है कि पेरेंट्स के जीन में जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही, लेकिन जो बाहरी वातावरण है, जैसे आपके घर में सुबह से रात तक खाने पीने की कैसा वातावरण है, आपके घर के लोग जो हैं वो कैसे पॉजिटिव वातावरण है या नेगेटिव है, जो प्राकृतिक वातावरण है वो कैसा है। तो इसका मतलब वो दिया है, एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि इवन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, external contexts are also involved in improving your genetic property। यानी जीन की प्रॉपर्टी जो एक्सप्रेस करता है अपने को, वो केवल पेरेंटल नहीं होता, वो जो आपके चारों तरफ की जो परिस्थिति होती है वो परिस्थिति भी जीन के प्रॉपर्टी में परिवर्तन लाता है। ये सिद्धांत जब आ गया है तो इसके आधार पे फिर मैंने देखा कि जो ये बहुत सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हुई कि जिसके आधार पर ये था कि आपका जो भोजन है सुबह से शाम तक क्या खाते हैं, उसका नियम क्या है, उसमें क्या कौन कौन आप चीज खाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो आपके बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, आपके सेल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, आपके जीन की प्रॉपर्टी को कैसे प्रभावित करता है। तो अपने यहाँ जो बृहदान एक तो है कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार है, लेकिन उससे पहले का जो विज्ञान है कि हमको किस प्रकार की पुत्री चाहिए, किस प्रकार का पुत्र चाहिए, उसके लिए भी प्रविधि बताई गई।
तो उस प्रविधि पे जब हमने यहाँ काम किया तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन के हमारे साइंटिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं और अब काम पूरा हो चुका है। तो हमने देखा कि उसमें जो विधि बताई है, क्या क्या भोजन करना चाहिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत रिचुअल्स भी बताया, यज्ञ की भी थोड़ी बात आई है, यज्ञ में किस चीज का प्रयोग होता है। ये सारी चीजें जब हमने देखनी शुरू की और उसको हमने क्या किया कि हमारे यहाँ जो लैब है, सारे जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन का अपना लैब है, लाइफ साइंस का सारा लैब है, उस लैब में मैंने जिन जिन वस्तुओं को खाने की बात की उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो खाद डाल के जब वो बनाते हैं वो उगता है तो क्या उसमें चेंज आते हैं, जब हम केवल हम गोबर डाल के या जो ऑर्गेनिक रूप में डेवलप करते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी है, यज्ञ में जब उन चीजों को रखते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, बिना यज्ञ के जब उसको लाते हैं तो उसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है। इन सारी चीजों को हमने बिल्कुल लैब में टेस्ट करवाया है। और भी चीज है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो श्रुवा जो है वो उदुम्बर की लकड़ी का बनेगा। उदुम्बर मतलब गुलर का पेड़ जिसको आप हिंदी में कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो गुलर की लकड़ी का ही श्रुवा बनेगा। अब गुलर की लकड़ी का श्रुवा तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और जब आग गाय घी के साथ वो टच करता है, फिर जब आग में आहुति देते हैं उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, इन सारी चीजों का हमने लैब में टेस्ट करवाया है। और लैब में टेस्ट करवाने के बाद जो मॉडर्न साइंस के जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पे जब सबका एनालिसिस किया है तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम उसके सामने आए हैं। और ऐसा लगता है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है उससे पहले शतपथ ब्राह्मण है, उससे पहले वाजस्नेयी संहिता है, तो यजुर्वेद संहिता से लेकर पूरे ब्राह्मण, पूरे आरण्यक, पूरे उपनिषद, पूरी परंपरा में ये चीजें उपलब्ध है कि ये सारी चीजें हैं, विधि है, और उसके आधार पे वो लोग प्रयोग करते थे और उसके आधार पर उच्च स्तर के पुत्र पुत्री की प्राप्ति करते थे। तो ये इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध हो चुका है। तो इसको अभी बस थीसिस 1-2 दिन में जब सबमिट होने वाला है और निष्कर्ष सारा आ चुका है। यहाँ के वैज्ञानिक जो काम में थे वो भी बड़े खुश हैं, वो भी चमत्कृत हैं कि इस प्रकार की कैसी विधि जो है यहाँ थी पहले। तो कहने का मतलब जो ऋषि दर्शनार्थ का मतलब ये नहीं कि बैठ के वो देखते थे, ऋषि दर्शनार्थ का मतलब दे वर एक्सपेरिमेंटल इन देयर नेचर, एक्सपेरिमेंटल थे। जो हम कहते थे विश्वामित्र वशिष्ठ ये यज्ञ करते थे और असुर शक्ति उसको विध्वंस करने के लिए आते थे। कोई केवल आहुति डालेगा तो किसको क्या मतलब है विध्वंस करे। तो यज्ञ का मतलब ही था कि एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, वो वहां बहुत बड़ा बड़ा अनुसंधान करते थे, वो बहुत चीजों पे वो सूक्ष्म विश्लेषण करते थे और प्रायोगिक विश्लेषण करते थे। तो एक चीज हमारे समक्ष आज के समय में है कि हजारों वर्षों से ये विधि थी, ये वैज्ञानिक विधि थी, 21वीं शताब्दी के विज्ञान के द्वारा वो प्रमाणित है और इससे सिद्ध होता है कि ऋषि जो थे वो पूरे के पूरे साइंटिस्ट थे जो इसका अप्लाई करते थे लाइफ में। और यही रूप था कि हमारे यहाँ गर्भाधान से पहले का प्रोसेस और गर्भाधान से लेकर और पूरे जीवन का प्रोसेस, ये सारा संस्कार जो है एक वैज्ञानिक विधि है। आज इसको एपिजेनेटिक्स के रूप में लोग ले आए हैं और आज ऐसा वो सब प्रमाणित कर रहा है। तो मेरा बस यही कहना है, मेरे पास ऐसे 25 और बिंदु है जो मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन एक झलक आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की कि हमारा जो शास्त्र है वो एक पक्ष है जो कालिदास इत्यादि का हम पढ़ाते हैं, लेकिन कालिदास में भी मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो सीधे मॉडर्न साइंस के सारे रूप वहां पे बैठे। तो हमें इसको इस गंभीरता के साथ जानना चाहिए। संस्कृत शास्त्र की गरिमा, उसका जो गांधीर्य, उसका विज्ञान के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन है, उसको भी हमें जानना चाहिए, बच्चों तक ले जाना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो हमारे सेंटर में वैज्ञानिक काम करने के लिए लालायित है, मैं कह रहा हूँ जेएनयू के वैज्ञानिक, आईआईटीज के वैज्ञानिक, तो ये हम में कैपेसिटी है, ये सामर्थ्य है। इन सारी बातों की कुछ झलक जो है वो इस दर्शनम में रखा हुआ है। मैडम से मेरी बात हुई तो मैं सोचा कि बाकी पक्ष तो लोग रखते हैं, लेकिन थोड़ा इन पक्षों को आप लोगों के सामने रख दें तो जिससे
हो सकता है रिफ्रेशर का मतलब थोड़ा रिफ्रेश हो जाए माइंड, तो इसीलिए मैंने कुछ बातों को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को कुछ जिज्ञासा हो तो हम जी सर प्रणाम। मैं सर सूर्यकांत त्रिपाठी गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। सर्वप्रथम सर आपके इस बहुत ही वैद्यपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं बहुत सारा कृतज्ञ निवेदित करता हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग संस्कृत विद्या को पढ़ा रहे हैं, तो अभी आपकी कुछ बातें बहुत मुझे प्रभावित की कि जो आप अभी चेतना की अवस्थाओं की बात कर रहे थे और जो लाइबनिज का सिद्धांत है चरणवाद, थ्योरी ऑफ मोनोलॉजी, मतलब सारे सिद्धांत कहीं न कहीं हमारी शास्त्र चेतना को लेकर के और पूरे विश्व में हमारी शास्त्र चेतना जा रही है। तो मैं सर ये चाहता हूं कि इस देश में काम तो हो रहा है, अभी आपने बहुत सारे काम बताए, लेकिन इस स्तर पे बहुत काम की आवश्यकता हम सब लोगों को है कि शास्त्र संरक्षण भी हो और हमारी शास्त्र चेतना से जो पूरा विश्व आप्यायित हुआ, प्रभावित हुआ, उससे लाभान्वित हुआ, तो उस भाव को भी हमको प्रकटित करना होगा, प्रकाशित करना होगा। इस दिशा में मैं सर चाहता हूं कि क्योंकि आप बड़े नाम हैं इस देश के, इस विधा के, तो ऐसी सर कुछ कार्यशालाएं आयोजित हो जिसमें इस दिशा में काम हो सर, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। तो देखिए, मैंने तो इसका आरंभ पहले से ही किया हुआ है। मेरे अंदर तो अभी लगभग 10 ऐसे विद्यार्थी साइंस और संस्कृत को लेके पीएचडी कर चुके हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज है जो आपके सामने मैंने रखी। तो पहले मैंने इसका आरंभ किया था वर्कशॉप वगैरह भी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, तो इसके कारण एक साल जो है वो थोड़ा व्यवधान आ गया। लेकिन जैसे ये ठीक होता है तो इस विषय पे हम कार्यक्रम करते ही रहेंगे और आप सबको उसमें सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये सभी तक ये बात क्योंकि सर सबसे बड़ा इस समय संस्कृत के लिए सर जो संकट है वो हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, और कहीं में कहीं हम सब अध्यापकों की उसमें कमी है। उस कमी को हम सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम अपने विषय को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और सर ये ज्वलंत प्रश्न है पूरे संस्कृत के, हम सब विद्यार्थी हैं सबके सामने, तो आप लोग सर हम लोगों के मार्गदर्शक स्वरूप हैं, तो इस दिशा में सर बहुत काम की आवश्यकता है, ये मेरा बार बार निवेदन है सर। धन्यवाद। और हम इसमें बिल्कुल संलग्न हैं, और आपको ये लगेगा कि जेएनयू में आज के समय में विद्यार्थी यहाँ लालायित रहते हैं कि सब विषय के विद्यार्थी लालायित रहते हैं, और सारे वैज्ञानिक हमारे साथ काम करने के लिए लालायित हैं। तो हम सभी मिल के ना आगे ऐसा हम आपस में एक संबंध रखें, आपस में आदान प्रदान करें, और सब जगह ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि शास्त्र का भी विधिवत ज्ञान हो, और शास्त्र का जो जितना पक्ष है, जैसे 64 कला है हमारे यहाँ, देखिए 64 कला की कौन बात करता, वो सारे प्रोफेशनल कोर्स थे, सारे जो थे हमारे जीवन के सभी पक्षों को वो प्रस्तुत करने वाले थे। तो उन सारी चीजों को चूंकि स्कूल से लेकर पीएचडी तक सब जगह पूरा का पूरा 99% वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है, तो आपके ज्ञान को केवल संस्कृत विभाग का कुछ बच्चा पढ़ता है। तो वो क्या है ना कि जनरेशन का जनरेशन जो है वो भारतीय ज्ञान से वंचित है। तो हमारे पास दो ही चुनौती है, एक तो शास्त्र को ठीक से समझना, दूसरा शास्त्र को 21वीं शताब्दी के दृष्टि से समझना। तो ये यदि हम कर लिए, परिश्रम डबल करना पड़ेगा, परिश्रम डबल करना पड़ेगा, क्योंकि हम 200 साल पीछे जा चुके हैं, समझ गए ना। इसीलिए उसको रिवाइव करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें पोटेंशियल है कि हम फिर से उस विश्व गुरुत्व पे आ सकते हैं। अभी माहौल भी सकारात्मक हो गया है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, है जी सर। सर प्रणाम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र, लखनऊ विश्वविद्यालय। सभी प्रतिभागियों से निवेदन, सर ये ईश दर्शनम पुस्तक किस तरह का ग्रंथ है और किसका है सर, ये मुझे जिज्ञासा है। ये प्रोफेसर बलदेव राज शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे। अच्छा तो उनकी पुस्तक है, नाम है ईश दर्शनम, और ये शिवानी प्रकाशन का है, और इसमें 226 श्लोक है, और इसमें काव्य शैली की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसमें जो हमारा जो वैदिक ज्ञान का पक्ष है उसी के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया गया है।
तो उसमें कुछ विज्ञान का पक्ष है जो मैं सोचा कि नहीं, वो ये तो आप सर लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, हम लोग चर्चा कर लेंगे, इसीलिए मैं नहीं, बहुत सुंदर, बस इसी विद्वान लेखक का नाम जानने की जिज्ञासा थी। बहुत जी गुरुजी ये ग्रंथ उपलब्ध कहाँ हो सकता है? उपलब्ध है, उपलब्धता दीवानी प्रकाशन है, और बाकी तो आप मुझे कहें तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ, ये दिल्ली में तो गुरुजी उपलब्ध अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, मोबाइल नंबर। है। मोबाइल नंबर मैडम के पास है और ईमेल सब कुछ है, जी जी आप मैडम से ले लें और पुस्तक तो उपलब्ध हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अभी प्रश्नोत्तर काल यहीं पे समाप्त किया जा रहा है और अगला सत्र प्रभावित न हो, इसीलिए महोदय जी का अभी धन्यवाद समर्पण करना चाहता हूँ। जेएनयू हमारा देश का एक प्रतिष्ठित विद्याशाला है जहाँ पे विद्या की पढ़ाई और प्रयोगशाला विद्यमान है। और आज की जो कक्षा रमन्ते योगिना सह रामः और उनके नाथ मतलब ज्ञान के नाथ स्वयं विज्ञानी है, तो उनके बारे में क्या कहा जाए, वो अपने ज्ञान में विहार कर रहे हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी विज्ञानी गुणी और उत्कृष्ट ज्ञान के गंताघर स्वरूप आचार्य, अभी मैं प्रोफेसर नहीं कहूंगा, प्रोफेसर करने पर शायद अवमानना हो जाए, उस स्थान पे आचार्य पद का उपयोग करूंगा। आचार्य श्रीमान श्रीयुक्त और रामनाथ झा जी को मैं अंतरंग से और हमारा HRDC के प्रतिभागियों से, अधिकारियों से अनंत अनंत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और यहीं से हम लोग अपना प्रथम सत्र को समाप्त करते हैं और 10 मिनट का अल्प विराम के बाद में फिर द्वितीय सत्र को प्रारंभ करना जा रहे हैं। सभी प्रतिभागी 10 मिनट तक उपरांत सभी 11:40 तक आते हैं। मैडम कुछ कहना चाहें? 11:45 पर समय है महोदय। 11:40 में महोदय समय तो 11:45 है, तो पहले क्यों कर रहे? नहीं, समय जो है आप जितना जल्दी हो उपस्थित हो जाए, क्योंकि अगला कार्यक्रम समय पे शुरू हो जाए। हम लोग का प्रश्नोत्तर काल भी नहीं मिल रहा है ना समय है। ठीक है, ठीक है। है वो अपना विषय भी उपस्थापना करने की कभी कभी 1-8 मिनट ले सकते हैं। इसी हिसाब से हम लोग जितना जल्दी उपस्थित हो गए तो उतना हम लोग को ही फायदा है। तो अभी 10 मिनट विराम